तो 2 सीटों पर मतदान खत्म हो चुके हैं और अब परिणाम का इंतजार है। 2 नवंबर की तारीख है जब परिणाम सबके सामने होंगे और अपने अपने दावों के बीच एक बार फिर से राजनीतिक पार्टियां ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जीत के पीछे का उनका आधार क्या है। हालांकि जनता बेहद समझदार है, वो जानती है कि उन्हें क्या करना है, किसके साथ चलना है, किसे स्वीकारना है और किसे नकारना है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल कृष्णा जी कांग्रेस नेता, चितरंजन गगन जी आरजेडी की तरफ से, संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी रामविलास की तरफ से, धनंजय गिरी बीजेपी नेता और निखिल मंडल जी जेडीयू प्रवक्ता। चितरंजन गगन जी, जिस सवाल के साथ हम एक छोटे से अंतराल पर गए थे, उस सवाल के साथ मेरा आशय ये था कि लालू प्रसाद की एंट्री होती है, आप उन्हें चुनावी मैदान में लेकर आते हैं, उनकी तरफ से आह्वान भी किया जाता है, लेकिन आह्वान करते करते लोगों का भरोसा जीतते जीतते शब्दों की मर्यादा तार तार हो जाती है। आपको नहीं लगता कि राजनीति में इसकी कोई जगह नहीं है, इसकी कोई स्वीकार्यता नहीं है? देखिए, लालू जी कोई ऐसा शब्द नहीं बोले हैं और सभी जानते हैं कि लालू जी का एक गंवई अंदाज रहा है, जो आम लोगों से जुड़े हुए रहे हैं, आम लोगों की भाषा बोलते रहे हैं, आम लोगों का जो रहन सहन है उसके अनुसार वे चलते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी भाषा नहीं उनके द्वारा बोला गया है जिसको कि आपत्तिजनक माना जाए। अब हर लोग अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। राजनीति के लाभ के लिए उसकी व्याख्या आप गलत ढंग से कीजिए। आपने डिक्शनरी में देखा, जो साहित्यकार हैं, जो हिंदी के जानकार हैं, उन लोगों से चर्चा किया है, कई चैनल पर देखे हैं, तो उसमें कहीं कोई ऐसा आपत्तिजनक शब्द उनके द्वारा नहीं बोला गया जिस पर कि किसी को आपत्ति हो। अब उसकी व्याख्या आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए गलत ढंग से आप व्याख्या कर रहे हैं, तो उसके लिए तो अब आप जिम्मेवार हैं, उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। चलिए धनंजय गिरी जी, बेवजह आप लोगों ने शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया, आपने उसकी गलत व्याख्या कर दी। इसकी जरूरत नहीं थी। जनता, और जिस जनता के वोट की जरूरत है, वो जनता जानती है कि आशय क्या होता है, शब्द के मायने क्या होते हैं, और लालू जी का वो गवई अंदाज तो सबको जग जाहिर है। देखिए, लालू जी मूवमेंट से निकले हुए पॉलिटिशियन हैं, लेकिन राजनीति में मस्खरे की भूमिका में है और इस तरह के अपशब्द बोलने के लिए वो पहले से जाने जाते हैं। बिहार में पहले भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग वो करते रहे हैं और उन्हें पता है कि जिसके लिए उन्होंने किया है वहां कुछ होने वाला नहीं है। हमारे काबिल दोस्त बता रहे थे कि शरीर और आत्मा का बता रहे थे, तो हम सब लोग बताया जानते हैं कि शरीर से आत्मा एक बार जुदा हो जाए तो दोबारा से नहीं आती है। लेकिन लालू जी जानते हैं कि कांग्रेस फिर उनके दरवाजे आएगी। कांग्रेस को जैसे चाहेंगे, इतने सालों तो कांग्रेस उन्होंने अपनी पालकी ढुआई है, आगे भी ढुआएंगे। ये लालू जी इस बात के लिए मुतमईन है, पूरी तरह से संतुष्ट है और इस तरह की भाषा करके लालू यादव को जो अंदाज है, लालू की जैसे एक एंट्री होती है, कांग्रेस का हक उन्होंने छीन लिया, कांग्रेस से एक सीट छीन ली। यह हकमारी का उनका पुराना इतिहास है। वो किसी भी गठबंधन धर्म को, किसी के लिए भी पॉलिटिकल स्पेस को, किसी के लिए भी कोई जगह नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि भाई सर्वजन की भलाई की बात करनी है और परिवार के सुख की चिंता करनी है। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक परिवार के लिए चलने वाली पार्टी है और वो अपने परिवार के सुख की, अपने पुत्रों के सुख की चिंता में लगे हुए हैं। किसी तरह से सत्ता में वापसी चाहते हैं, जो कि उनका स्वाभाविक तरीका है। और इस तरह से वो इस तरह की राजनीतिक शब्दावली जो कि बिल्कुल वांछनीय है, नहीं बोलनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि एक दलित व्यक्ति के साथ तो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। दलित का अपमान है, घोर अपमान है। और कांग्रेस यहाँ पर बिल्कुल सेलेक्टिव होती है। जब पंजाब में दलित को मुख्यमंत्री बना करके अपना पीठ ठोकती है, गलत तो और गलत बिहार है में ना, दलित के अपमान पर गलत है धनंजय गिरी जी। उसमें जाति विशेष, धर्म विशेष या दलित या उच्च वर्ग का तो कोई संबंध नहीं है। अगर किसी की भावना आहत होती है, उस भावना से किसी को चोट पहुंचती है, तो वो सभी पर एक समान होती है, सभी को बुरा लगती है, सभी के लिए वो गलत हो जाती है। स्वीकार उसकी तो कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आप तक आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है। अरे भाजपा में तो सब जोकरे के जमाते भरा हुआ है, तो जोकरे के जमाते हैं भाजपा। अब आज वाद विवाद का कोई अर्थ नहीं बच जाता है। आज चितरंजन जी, हम इस वाद विवाद में क्यों पड़े जब जनता ने तय कर दिया है? यह बताइए, यह वापस लें शब्द को, मस्करा शब्द को वापस लें, जोकराई छोड़ दें। जोकरों की जमात से आए हैं और जोकराई कर रहे हैं। यहाँ राष्ट्रीय आरजेडी का मतलब ही होता है राष्ट्रीय जोकर दल। इसलिए आप तथ्यों की कमी है, अरे तो तथ्यों को बड़ा कर अरे हम नहीं कर रहे। नीतीश जी क्या कर रहे थे आपके बारे में? नहीं, प्रयास कर रहे हैं। नीतीश जी आपके बारे में कह रहे थे बड़का झूठा पार्टी।
अरे जो आपके पार्टनर हैं नीतीश जी ने का नीतीश ये जी काम ने सबसे बड़ी खामी है बड़का आप झूठा सबकी पार्टी। वरिष्ठता और नीतीश जी पद ने तो दोनों आपके के बारे में बावजूद जितनी बातें कही, उसका बड़ी इस्तेमाल पार्टी किया होने है। के दावों के बावजूद शब्दों में ये छोटापन क्यों आ जाता है? वो चाहे आप किसी के लिए भी प्रयोग कर रहे हो, किसी भी परिस्थिति में इनका प्रयोग कर शब्द रहे हो। याद करवावे, इनके प्रधानमंत्री का शब्द याद करवावे। कुंतल कृष्णा जी, जो बोल रहे हैं, अब विषय से विषयांतर मत होइए। चित्रंजन गगन जी, विषय से विषयांतर ना हो, हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि ये दो सीटों का ये जो दंगल है, ये दंगल आपके आने वाली राजनीति पर क्या असर डालेगा? शख्सियत के लिए मस्करा उसको सबका दिक्कत प्रयोग होने करते लगती हैं है। आप। अगर किसी को हिम्मत है जनता की बीच में जाकर सत्य बोलिए। बता दीजिए, पॉलिटिक्स दिखा दीजिए तो उसको ये तकलीफ सवाल होने मुझसे लगती है। है क्या? नहीं, मैं किसी को धनंजय आईना गिरी दिखा जी से भी दीजिए। कहूंगी, मैं धनंजय गिरी जी से भी कहूंगी, एक दूसरे पार्टी और पार्टियों को लेकर के शब्दों के चयन में सभी को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अब भ्रंश ऐसा ना इस्तेमाल कर मैडम, लीजिए यह बिहार जिससे के अर्थ का उन करोड़ों अनर्थ निकल जनता का जाए। इन्होंने अपमान किया है। कुंतल कृष्णा जी, इस शब्द कुंतल का कृष्णा जी को प्रयोग स्क्रीन पे करके लेकर आइए। कुंतल इन्होंने कृष्णा जी से बिहार मेरा के सवाल है, करोड़ों जनता का अपमान वाद किया है विवाद के गिरी जी लिए ने। बहुत वक्त मिलेगा, बहुत वक्त मिलेगा। हम चित्रंजन गगन जी कई विषयों पर हर रोज जब डिबेट में बैठते हैं तो वाद विवाद करने के लिए बहुत वक्त है। आज के दिन को जनता ने किस तरीके से लिया है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। गलतियों और खामियों को सीखने सुधारने का वक्त के तौर पर इसे देखना चाहिए। हम इस परिचर्चा में, इस चर्चा में क्यों बेवजह पड़े कि किसने कब क्या कहा था और कहाँ कहा था। कुंतल कृष्णा जी को स्क्रीन पर ले आइए। कुंतल कृष्णा जी, आपकी सहयोगी पार्टी, आप जिस सहयोग के साथ महागठबंधन का हिस्सा थे, उस वक्त आपने भी ये कहा था कि हम जब साथ हैं तो हम बहुत मजबूत हैं और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब उस साथ से आप अलग हो चुके हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अलग होने के बाद अब जिसका दावा आप भी कर रहे थे कि चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, जनता ने तय कर लिया है, जनता ने जो तय किया ईवीएम में कैद है, 2 नवंबर को किस तरह की परिस्थिति अब आप देख रहे हैं? देखिए, आपने जो सवाल किया है, हम लोग बिहार में महागठबंधन या हम अपने राजनीतिक गठबंधन में थे, उसके पीछे एक बड़ा ब्रॉडर पॉलिटिकल गोल था। इस देश में कम्युनल फोर्सेस के अगेंस्ट, इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ हम लोगों ने एक राजनीतिक लड़ाई शुरू की थी और हम लोगों ने इस बात को कहा था और सोचा था और समझा था कि वो सारी राजनीतिक ताकतें और सामाजिक ताकतें जो कि इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को समझती हैं, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखती हैं, उन लोगों को इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इन फासीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहिए। परंतु ऐसी परिस्थितियां कुछ हो गई इन दिनों में जब हमें इस बात का एहसास होने लगा कि हमारे राजनीतिक सहयोगी हमारे साथ भयंकर बेईमानी कर रहे हैं। वो चोरी छुपी इन फासीवादी ताकतों के साथ हाथ मिला लिया है। और दूसरी बात, इस बात का एहसास हम लोगों को बहुत दिनों से था और ये एक तथ्य है कि कांग्रेस ने बिहार में अपना खून देकर के राजद को खड़ा किया। इस महागठबंधन के लिए कांग्रेस ने हमेशा विष पिया, हमेशा हमारे साथ राजनीतिक धोखेबाजी होते रही, राजनीतिक बेईमानी करते रहा राजद। क्या फिर भी मजबूरी हम लोग थी एक कुंतल ब्रॉडर कृष्णा जी पॉलिटिकल कि गोल आपको को, इस उपचुनाव तक का इंतजार करना पड़ा? ये अगर विष था तो ये तो आपको भी परेशान कर रहा होगा, आपको भी अंदर से जला रहा होगा। फिर इंतजार इतना क्यों, ये उपचुनाव का इंतजार क्यों? देखिए, मैं आपके इस सवाल का कोई राजनीतिक जवाब नहीं दूंगा। जिस स्पष्टता के साथ आप पूछ रही हैं उसी स्पष्टता के साथ मैं जवाब दूंगा। इन उपचुनावों में एक सीट थी कुशेश्वर स्थान, जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट थी। हम ही वहां चुनाव लड़ते थे, हम ही वहां जीतते थे, हम ही वहां हारते थे। हमारे प्रत्याशी ही, और हमारा वहां बहुत मजबूत बेस था। जब उपचुनावों की बात आई, बात महागठबंधन की थी, तो राजनीति में अपने सहयोगियों को इज्जत देना भी गठबंधन का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। अलायंस, द बेसिस ऑफ अलायंस मस्ट बी रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। ये बहुत ही पहली शर्त होती है पॉलिटिकल अलायंस की। पर राजद ने, एक तो पिछले 2020 के चुनावों में राजद ने हमारे साथ इसलिए तो मेरा सवाल था कि वो तो 70 सीट देने के बाद बार बार कह रही थी,
आप जरा याद कीजिए 40 विधानसभा सीटें। चुनाव के वही परिणाम मैं आने आपको के कह रहा बाद हूं। भी आज जिस मैं तरीके आपको- से आपके ऊपर आरोप लगाए गए कि अगर आज सत्ता में हम नहीं आ पाए हैं तो उसके पीछे की वजह कांग्रेस है, 70 सीट देना भूल थी, उसी भूल को तो उन्होंने दुरुस्त किया है। आपने भले इंतजार किया हो इतने वक्त का उस उपचुनाव तक का, लेकिन वो तो उस वक्त से, उस दिन से ही मन बना बैठे थे कि वो गलती थी और गलती को दुरुस्त करने का जब मौका मिलेगा तो उसे दुरुस्त ही किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं। 70 सीट जो राजद ने हमें दिया वो शुद्ध रूप से राजनीतिक बेईमानी थी। उसमें से 40 सीट राजद ने हमें ऐसी दे दी जहां राजद किसी हालत में चुनाव नहीं जीत सकती थी। ये राजनीतिक बेईमानी उन्होंने 2020 तब क्यों स्वीकार किया? ये भी तो सवाल जनता आपसे पूछेगी ना, तब आपने वो क्यों स्वीकार कर लिया? निखिल मंडल जी आपके सामने क्या आप लालू प्रसाद के इस चुनाव में आने के बाद, इस प्रचार को करने के बाद, हालांकि वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये दोनों सीटें वो जीतने जा रहे हैं, इन दोनों सीटों को जीतने के बाद वो सरकार भी गिरा देंगे, आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसा क्या जादुई चमत्कार इस बिहार में हो जाने वाला है जिससे 19 विधायकों वाली कांग्रेस को छोड़ना उन्हें मंजूर था, लेकिन 2 सीटों की जीत के साथ वो सरकार भी बना लेंगे? देखिए, हमने तो शुरू से ही कहा है और आज भी कह रहे हैं कि भले कांग्रेस के साथी और राजद के साथी एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, बिलो द बेल्ट कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन इनका मैच फिक्स है। आज चुनाव खत्म हुआ है, 2 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद एक मंच पे ये लोग आएंगे और एक ही लाइन कहेंगे महागठबंधन जारी है। तो ये मैच फिक्स करके चुनाव में भ्रम की स्थिति डाल रहे थे और जो एनडीए का वोट बैंक है उसमें बिखराव चाहते थे, जिसमें ये सफल नहीं हो पाए। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं और शुरुआती दौर से जेडीयू ये क्लेम कर रही है और ये स्पष्ट होगा 2 तारीख के बाद कि ये एक मंच पे आएंगे और महागठबंधन जारी है का नारा लगाएंगे। साहब, सीधी सी बात है। और ये जो कह रहे हैं 70 सीट और इतने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जब हम चुनाव में जाते हैं और गठबंधन के सहारे जाते हैं तो सबका वोट सब में कन्वर्ट होता है। अगर राजद ये कहती है और राजद को ये लग रहा है कि 70 सीट उनको दे दिया, बर्बाद हो गया और उनके विधायक जीत गए उतने, तो जो विधायक जीते होंगे उनको कांग्रेस के भी वोट पड़े होंगे। सिंपल सी बात होती है, जब गठबंधन होता है तो एक दूसरे का वोट पड़ता है तभी कोई जीतता है। ये अलग बात है कि कांग्रेस और राजद आज के डेट में अलग अलग दिख रही है। राजद तो सिरे से नकार रही है, राजद तो ये कह रही है कि इनका अपना कोई वोट बैंक, इनका कोई अपना आधार ही नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी देखना नहीं चाहते। हालांकि इसकी सत्यता कितनी और कहां तक है ये आरजेडी भी समझती होगी और कांग्रेस भी समझती है। 2 तारीख के बाद ये कैसा मैच फिक्सिंग है वो जनता देखेगी। जनता बहुत समझदार है, जनता सब जानती है। संजय कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिसके दावे किए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस, हालांकि मुझे ये लगता है कि कांग्रेस इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड होगी, इस बात में ज्यादा उसकी रुचि होगी कि आरजेडी ये दोनों सीटें निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी। क्या लालू प्रसाद जिस तरफ बार बार अपने बयानों के जरिए इशारा करते हैं कि ये 2 सीटें जीतेंगे भी और सरकार भी बना लेंगे, ये आखिर ये कौन सा आधार, कौन सा ऐसा ग्राउंड दिखता है, वो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा जिससे बिहार की राजनीति में ये परिवर्तन भी हो सकता है? नहीं, देखिए, अब वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, दावा करने का हक तो हर राजनीतिक पार्टी को है। जेडीयू भी दावा कर रही है, आरजेडी भी दावा कर रही है, कांग्रेस भी दावा कर सकती है। दावा करने से किसी को कौन रोक सकता है? फॉर्मूला क्या होगा? एक समीकरण है, चूंकि नहीं, फॉर्मूला जो है उसमें जो छोटी पार्टियां हैं, जीतन राम मांझी की जो पार्टी है और जो मुकेश सहनी की जो वीआईपी पार्टी है, ये पार्टियों की भूमिका बढ़ जाएगी। ये पार्टियां फिर किंग मेकर की भूमिका में हो जाएंगी। इसलिए वो दावा कर रहे हैं कि अगर 115 का आंकड़ा हम अभी छू रहे हैं, 2 सीटें अगर फिर हमारे हिस्से में आ जाती है तो हम 117 पर हो जाएंगे। और अगर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को हम अपने पक्ष में करने में कामयाब हो गए, चाहे जैसे भी हम करने में कामयाब हो गए, तो हम सत्ता के करीब हो सकते हैं। तो वो समीकरण उसी आधार पर बताने की लोगों की कोशिश कर रहे हैं। अब जीतन राम मांझी जी का बयान है तो वो एनडीए में, लेकिन कभी कभी बयान तो उनके असहज करने वाले होते हैं। अब प्रधानमंत्री जी के लिए जो उन्होंने बयान दिया था कि अगर वो वैक्सीन पर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है तो मरने वाले लोगों के सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों नहीं, ये जो असहज करते हैं अपने बयान को दे करके बीच बीच में, तो आरजेडी को लगता है कि कहीं हो सकता है कि मांझी जी फिर महागठबंधन में आ जाए।
मुकेश सहनी जिस तरह से आरक्षण को लेकर के या यूपी में सीटों को लेकर के जिस तरह से कभी कभी बयान देते हैं, लगता है कि ये गठबंधन से बाहर निकलेंगे और कुछ चीज़ें निकल सकती है। तो राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से समीकरण जोड़ती हैं। अब उसमें सफलता उनको मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो बात की चीज़ है, लेकिन हाँ, वो 115 और 126 उस गणित में ये जो बाई इलेक्शन का जो 2 सीट है ये इसकी भूमिका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर 2 सीट जेडीयू बचाने में कामयाब हो जाती है तो एनडीए का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि आप दावे जितना कर लें लेकिन अभी भी लोग हमारे साथ खड़े हैं। अगर 2 सीट को बचाने में जेडीयू कामयाब नहीं होती है तो फिर महागठबंधन या आरजेडी का मनोबल बढ़ेगा कि भाई देखिए, आप चाहे जितनी बात कर लें, बाई इलेक्शन में भी लोग हमारे साथ हैं। जो ये लोग बार बार कहते हैं कि आपने मैंडेट की चोरी की है, तो इसका अपने पीछे रास्ते मनोवैज्ञानिक से असर सरकार जो है बनानी वो है। आने वाले वक्त में जरूर देखने को मिलेगा। जीत और हार के साथ कम से कम ये जरूर होता हुआ दिखेगा आने वाले वक्त में 2 नवंबर को। हमारे सहयोगी शैलेंद्र का मैं रुख करूंगी, ग्राउंड पर हैं, जहां पर आज जनता जनार्दन ने वोट के जरिए तय किया है कि उसने किस पार्टी के किस कैंडिडेट को और किन मुद्दों के साथ उसका चुनाव किया है। शैलेंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी। शैलेंद्र, चूंकि 4 बजे तक का वक्त था जब लोग मत का इस्तेमाल कर सकते थे, प्रयोग कर सकते थे, वो वक्त खत्म होकर भी तकरीबन 42 मिनट हो चुके हैं। आप जहां पर मौजूद हैं, मैं आपके पीछे अभी भी कुछ लोगों की कतारें देख रही हूं। जरा पहले तस्वीर दिखाइए, उस तस्वीर के साथ बताइए कि इस वक्त क्या स्थिति है। बिल्कुल, देखिए, हम बूथ संख्या 34-35 की तस्वीर पहले हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मतदान का समय समाप्त हो चुका है और अब ईवीएम को जो है वो सील करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू है। जो लोग कैंपस में आ जाते हैं उन्हें आखिरी तक वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन अब वोटिंग की जो प्रक्रिया यहाँ पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और अब जो प्रक्रिया है वो ईवीएम को सील करने की है। और सबसे एक बड़ी चुनौती होती है इसे स्ट्रांग रूम तक सुरक्षित पहुंचाना, और उसके लिए जो सुरक्षा बल जो है यहाँ पर तैनात हैं। और देखिए, इनके सामने इनकी तैनाती में यहाँ पर सारी प्रक्रिया पूरी की जाती है ताकि इसे सुरक्षित स्ट्रांग रूम में पहुँचाया जा सके। तो मतदान समाप्त हो चुका है, जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य तय हो चुके हैं। अब 2 तारीख को इसका खुलासा होगा, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ जो मतदान के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए, ये ईवीएम मशीन है और इसी मशीन में जो यहाँ के उम्मीदवार हैं उनका भाग्य फिलहाल बंद है। ये खुलेगा 2 तारीख को और उस दिन ऐलान होगा कि चुनाव किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। और यहाँ पर जो प्रक्रिया की जाती है वो प्रक्रिया फिलहाल जारी है। हम दूसरी ओर की भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे, वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा आपको दिखाई देगा, जहाँ पर ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया यहाँ पर लगभग पूरी हो चुकी है। और इसे जो मतदान कर्मी हैं और जो सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पर मौजूद हैं, अब इनकी जवाबदेही होती है कि इसे स्ट्रांग रूम तक ये सुरक्षित पहुँचाएँ। तो काफ़ी कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ और लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर इस चुनावी महापर्व में हिस्सा लिया। और ख़ास तौर पर देखिए, आम जब उपचुनाव होते हैं तो उसमें लोगों की दिलचस्पी थोड़ी कम जरूर होती है, लेकिन इस बार जो उपचुनाव हुए 2 सीटों पर, तारापुर या फिर कुशेश्वर स्थान, पूरे दिन में कुशेश्वर स्थान में था। कई बूथों पर जाकर के हमने देखा कि क्या स्थिति है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि लोगों में उत्साह रहा और लोग खास तौर पर जो जानते महिला हैं वोटर हैं कि उनके इस वोट से क्या कुछ बदलने वाला है। धैर्य और संयम के साथ हर बार उम्मीद लगाते हैं कि उनके नेता के जरिए उनकी स्थिति बदली जाएगी, उनके इलाके में विकास होगा, उनके मुद्दों को लोग सुनेंगे, समझेंगे और शायद उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। एक छोटा सा अंतराल, फौरन वापस होंगे और चर्चा लगातार जारी है। स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार